डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता हूं। पिछले 10 सालों से मैं ये काम कर रहा था और मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं आई थी। भले ही मेरा वजन थोड़ा बढ़ चुका था, क्योंकि ना सिर्फ मैं ये मिठाई की दुकान चलाता था, साथ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना रखा था। यहां पर बनी हुई चीजें ज्यादातर लोग वहां पर बैठकर खाया करते थे और मैं घर का खाना नहीं खाता था। मिठाई की दुकान पर इतना अच्छा खाना बनता था कि जैसे ही सुगंध हवा में फैलती, मैं पहुंच जाता पीछे किचन में और वहीं बैठकर मैं खाना खाने लगता। धीरे धीरे मेरा वजन बढ़ता चला जा रहा था और मैंने महसूस नहीं किया। बढ़ता वजन आपकी खराब सेहत की निशानी होती है और जल्द से जल्द आपको अपनी सेहत का सुधार कर लेना चाहिए। मैंने ये गलती की थी। मैं खाना खाता चला गया और कभी कभी मैं बीमार रहता। मेरा डॉक्टर मुझे बार बार सतर्क कर रहा था कि तुम अपना वजन कम कर लो, आगे जाकर तुम्हें परेशानी हो सकती है। लेकिन मैं समझ नहीं रहा था। उस दिन जब मुझे दिल का दौरा पड़ा था, मैं दुकान पर बैठा हुआ और सभी मेरी तरफ देखने लगे। मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, छाती में दर्द होने लगा था और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरी आंख खुली थी, मैं अस्पताल में था। ये एक शौक की तरह था और मुझे बचाया जा सका क्योंकि सभी मेरे करीब थे। अगर उस समय दुकान पर कोई ना होता, शायद मैं अब तक मर चुका होता। और यही एक बड़ी घटना नहीं थी कि मुझे दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें टेस्ट पहले करवा लेने चाहिए थे, तुम्हारे शरीर में बहुत सी खराबियां आ चुकी हैं। मुझे लीवर में एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज नहीं था और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करके भी तुम्हारे लीवर को ठीक नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे अब तुम्हारी सेहत बिगड़ती चली जाएगी, लेकिन दवाइयों से इतना हो सकता है तुम्हारी किस्मत तुम्हें बचा ले, तुम्हें लंबी उम्र दे दे। मुझे झटका लगा था और उसके बाद मैंने अपनी दुकान पर खाना खाना बंद कर दिया। लेकिन हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है। जब उसे जंग लगना शुरू हो जाता है ना, तो उसे हटाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो मशीन गलती चली जाती है। मेरे शरीर को भी एक ऐसा ही जंग लग चुका था जो मुझे अच्छे से काम करने दे नहीं रहा था। मैं कसरत करने लगा, अच्छा खाना खाने लगा, लेकिन मेरे लीवर में वो जो बीमारी थी वो बढ़ती चली जा रही थी और डॉक्टर कहने लगे थे कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, ऑपरेशन हम कर नहीं सकते और दवाइयों से ये बीमारी ठीक नहीं हो रही। और डॉक्टर ने कहा था तुम अपनों के साथ ज्यादा समय बिताओ, हो सकता है तुम्हारे पास समय कम हो। मेरी उम्र 35 साल थी। 25 साल का था जब मैंने इस दुकान की शुरुआत की थी। उस समय हम गरीब हुआ करते थे। मैंने दिन रात मेहनत की थी। कभी कभी मैं सिर्फ 3 घंटे दिन में सोया करता था। अब मैं 35 साल का था और अच्छे खासे रुपए कमा चुका था। मेरे घर वाले मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे और उसी बीच मेरे लिए ये एक बड़ी घटना थी जिसने मुझे ऐसा सदमा दिया जिससे शायद मैं कभी उबर नहीं सकता था। मुझे लगने लगा मैं कभी भी मर सकता हूं। और फिर क्या, हर तरह के डॉक्टर के पास मैं जाने लगा कि क्या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और हर एक डॉक्टर कह रहा था इसका इलाज करना एक असंभव काम है, तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने उन दवाइयों का इस्तेमाल शुरू किया जिसे सही नहीं माना जाता, यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयां। डॉक्टर मुझे कहा करता था कि आयुर्वेदिक दवाई से कुछ नहीं होगा, ये दवाइयां तभी काम करती हैं अगर आपका शरीर स्वस्थ हो, लेकिन कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो इन दवाइयों से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। जहां से जैसी दवाई मिलती मैं उसे खाने लगता।
कभी मेरी सेहत बिगड़ती तो कभी कभी ऐसा लगता दवाई काम कर रही है, लेकिन मेरा लीवर धीरे धीरे खराब होता जा रहा था और मुझे लग रहा था अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर मैं देश के जितने मंदिर थे वहां घूमने लगा और जितने बाबा थे उनसे मिलने लगा। जो कोई मुझे कह देता तुम पर किसी ने कुछ किया कराया है, तुम पर किसी ने काला जादू किया है, तुम्हारे ऊपर किसी पिशाच का साया है, मैं रुपए खर्च करता खुद को बचाने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी उम्मीद टूटती जा रही थी और फिर मुझे लगने लगा जिंदगी तो खत्म होने वाली है, क्यों ना मैं उनके साथ समय बिताऊं जिनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपने दोस्तों को फोन करने शुरू कर दिए। कुछ दोस्त थे जो विदेश में थे, कुछ देश में ही थे लेकिन अलग अलग शहरों में, तो मैं उनसे मिलने के लिए जाने लगा। 10 दिन का समय मैं ऐसे ही बिताना चाहता था, दोस्तों के साथ बातें करते हुए। आखिरी बार उन्हें गले से लगाना चाहता था और एक दोस्त से मिलने के लिए मुझे नेपाल जाना पड़ा। जब मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया, वो मुझे नेपाल में मिलना चाहता था और वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर में बैठकर उसने मेरी तरफ देखकर कहा था, देख मेरे भाई, मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर सकता हूं। मैंने कहा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, मैं बस तुमसे बात करना हमेशा से पसंद करता था, क्योंकि तुम हमेशा पॉजिटिव बात करते हो। परेशानी जितनी भी बड़ी हो तुम हमेशा कहते हो कोई परेशानी बड़ी नहीं होती, हमारी सोच छोटी हो जाती है तब परेशानी बड़ी लगती है। उसने कहा था, देख तेरी ये बीमारी ना ठीक हो सकती है, एक तरीका है, लेकिन वो तरीका तू मानेगा या नहीं मानेगा मैं नहीं जानता। मैंने कहा, ऐसा कौन सा तरीका है? उसने कहा, मेरे दादाजी के पास ना एक जड़ी बूटी की पुड़िया पड़ी है, देख ये वाली वो पुड़िया है, ये एक पुड़िया का इस्तेमाल करने से तेरी बीमारी आधी हो जाएगी और उसके बाद अगर तू दोबारा इस पुड़िया में जो है वो ढूंढ पाया तो तेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। लेकिन इसके बारे में मेरे दादाजी जानकारी नहीं देते, बल्कि उन्होंने डिब्बी में इस पुड़िया को रखा हुआ था और इससे उन्होंने अपने कैंसर को ठीक किया था। मैंने कहा, देख मेरे भाई, मैं देश में और विदेश में घूम चुका हूं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, हर तरह की दवाई का मैं इस्तेमाल कर चुका हूं और अब मुझे लगता है मेरा इलाज नहीं हो सकता, तो इसे तुम संभाल कर रखो, ये तुम्हारे दादाजी की धरोहर है। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे गले से लगाया और फिर कहा, तुझे मुझ पर भरोसा है ना, इसे पानी में घोल कर पी ले, तेरी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं इतना कर सकता हूं। वो जिद करने लगा था। मैंने उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे, चाहे हालत जैसी भी हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहा करता था। तो मुझे लगा अगर कुछ वो दे रहा है, मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने पानी में घोलकर उस पुड़िया को पी लिया। फिर मुझे उस रात होटल के अंदर ऐसे ऐसे सपने आए, भयानक, डरावने, क्योंकि मेरे छाती के नीचे, पेट के बिल्कुल थोड़ा ऊपर दर्द बहुत ज्यादा हुआ करता था और जैसे जैसे ये बीमारी फैल रही थी, धीरे धीरे मैं मौत के नजदीक आ रहा था। रात को दर्द नहीं हुआ, डर बहुत ज्यादा लगा और वो सपना टूटने का नाम नहीं ले रहा था। और जब सुबह मैं उठा, पहली बार शरीर को कुछ आराम महसूस हुआ, लेकिन मुझे लगा ये बस एक संयोग हो सकता है। लेकिन अब मैं अच्छे से चल पा रहा था, खाना अच्छे से खा पा रहा था और मेरी छाती में कोई दर्द नहीं हो रहा था। मैं इस बात का पता लगाना चाहता था। अपने दोस्त से मैंने अलविदा ली और फिर मैं वापिस आ गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट हुए और डॉक्टर खुद मुझे कह रहे थे, तुम्हारी इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हुए हैं, मुझे नहीं पता तुमने कैसे किए हैं, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। तुम्हारी बीमारी जैसे आधी गायब हो गई। ये बीमारी लीवर में पूरी तरह से फैल चुकी थी। ये देखो, आधा लीवर बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहा है और मैं खुद हैरान हूं। मैंने 2 बार स्कैन किए और मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूं, दोस्तों से मिल रहे हो, रिश्तेदारों से मिल रहे हो, शायद पॉजिटिविटी के कारण ये हो रहा है।
ये एक चमत्कार है। जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। मुझे एक उम्मीद मिली थी और मैं अगली ही फ्लाइट लेकर सीधा नेपाल अपने दोस्त के पास पहुंच गया। मैंने उसे फोन नहीं किया था, मैं सीधा उसके घर उसे गले से लगाया और फिर मैं कहने लगा, जादू हो गया, जादू हो गया मेरे भाई। तूने जो पानी में डालकर मुझे पिलाया ना, उससे जादू हो गया। मेरी बीमारी आधी गायब हो गई। और फिर मेरा दोस्त मुझे अपने कमरे में लेकर गया और कहने लगा, देख मैं तेरी मदद तो कर चुका हूं, लेकिन ये आधी बीमारी ठीक हो चुकी है, बाकी आधी नहीं की जा सकती। मेरे दादाजी के पास उस पुड़िया की जानकारी है, लेकिन उनका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। पहले वो बात किया करते थे कि एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसी जड़ी बूटियां उगती हैं, वो गांव के लोग उगाते हैं, उनके उगाने का तरीका अलग है। क्या है जड़ी बूटी में पता नहीं, लेकिन उससे हर तरह की बीमारी का वो इलाज कर सकते हैं। मेरे दादाजी को बीमारी थी, तब वो ये ज़्यादा पुड़िया लेकर आए थे और उनमें से एक बची थी जिसे उन्होंने संभाल कर रखा, क्योंकि ये पुड़िया के अंदर जो है वो कभी खराब नहीं होता। लेकिन फिर उनका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा, सेहत थोड़ी खराब रहती थी और अब तो उनकी उम्र भी 90 साल है, तो वो अपने बेड पर लेटे रहते हैं। कह सकते हैं मौत का इंतजार कर रहे हैं, चलते फिरते नहीं और जवाब नहीं देते। इसीलिए वो कभी बता नहीं सकते कि ये पुड़िया वो कहाँ से लेकर आए थे। इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरी थोड़ी मदद तो कर सकता हूं, पूरी मदद नहीं कर सकता। मैंने मेरे दोस्त के दादाजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सच में वो जवाब नहीं देते थे। वो इधर उधर की बातें करने लगते। पंखा कितना गोल है, तुम्हें पता है इस पंखे में मुझे एक दैत्य का चेहरा नजर आता है, जैसे यमदूत मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब मरूंगा और वो मुझे कब लेकर जाएंगे। मैंने मेरे दोस्त के दादाजी से बात करने की जितनी कोशिश की, मैं नाकाम रहा। और फिर रोते रोते मैंने कहा था, देखिए मेरी छाती में कुछ है, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचा लीजिए। आपके पास वो तरीका है कि मैं कैसे बच सकता हूं। ये जानकारी मैंने ढूंढने की कोशिश की कि ऐसी पुड़िया कहां से मिलती है, मैं ढूंढ नहीं पाया, बताइए। और तब ये तरीका काम कर गया। दादाजी ने नाम लिया था उस गांव का, नेपाल का गांव जौहार। बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वो उगाते कैसे हैं पता नहीं। बीमारी तो सब ठीक करते हैं, लेकिन मौत को नहीं टाल सकते। मैं भी वहां चला जाता अगर वो यमदूत को दूर कर सकते, लेकिन अब उम्र ज्यादा हो गई है। उस पुड़िया से जवान हुआ नहीं जा सकता, बीमारी ठीक की जा सकती है। मैं स्वस्थ हूं, लेकिन उम्र का तकाजा है, मैं मौत के करीब जा रहा हूं। नाम बता दिया था उन्होंने और फिर मेरी आंखें चमकी और मेरे दोस्त ने कहा था, लेकिन यह जानकारी गुप्त रखना, तुझे गांव वालों से उगलवाना होगा, क्योंकि दादाजी कहा करते थे वो बोलते नहीं, वो बताते नहीं, सिर्फ खास लोगों को उसके बारे में पता है। मैं पहुंच गया उस गांव में। उस गांव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल वाला काम था। आखिर वो लोग सड़क बनने क्यों नहीं देते गांव तक की। एक पगडंडी है जहां कुछ सीढ़ियां हैं, तब जाकर पहाड़ों के बीच से वो गांव तक पहुंचा जा सकता है। लोग नीचे से पानी लेकर ऊपर पहुंचते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन सड़क बनने नहीं देते, बिजली आने नहीं देते। वो उस गांव में इसी तरह से रहना पसंद करते हैं और कोई बाहरी वहां पर आ जाए उससे वो बात नहीं करते। जब मैं वहां पर पहुंचा था, मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी मौत का सवाल था। चाहे वो जितना बेइज्जत करे, चाहे मुझे उनके पैर पकड़ने पड़े, मैं जिंदा रहना चाहता था। ये करने को तैयार था मैं। और वहां पर लोगों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल था। मैं उनके साथ काम करता, हाथ बंटाता, लेकिन वो बात ही नहीं करते, अनजानों की तरह मुझसे व्यवहार करते। लेकिन 10 दिनों तक थोड़ा थोड़ा मैं उनसे बात करने लगा था। गांव के मुखिया ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, बेवजह हमारे गांव का हिस्सा क्यों बनना चाहते हो। यहाँ पर कुछ नहीं है, ना कोई सुख ना सुविधा, हम इसी तरह से जिंदगी बिताते हैं, कुदरत के बिल्कुल बीचों बीच, और हमें नहीं पसंद बाहर से कोई आए। तुम यहाँ क्यों आए हो,
कुछ तो ऐसा है जिसके लिए तुम आए हो। और तब मैंने मुखिया को अपनी शर्ट उतारकर छाती दिखाई और कहा, यहां पर है वो बीमारी। मैं उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। मेरी मौत लिखी हुई है, लेकिन आधी बीमारी को काटा जा चुका है। वो पुड़िया जो उस औषधि से बनी है जो यहां पर उगाई जाती है। जी हां, मुझे उसके बारे में पता है। मैं बस बाकी पुड़िया चाहता हूं। कहते हैं आधी आधी बीमारी काटी जा सकती है, आधी खत्म हो चुकी है, एक पुड़िया और चाहिए। मैं इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूं। तब मुखिया कहने लगे, मुझे पहले से ही शक था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हारे साथ। जिंदा रहने के लिए यहां पर आए हो, लेकिन याद रखना इसके बारे में किसी और को मत बताना। इस बात को गुप्त रखा जाता है क्योंकि यहां पर कई लोग आए इलाज करवाने के लिए, कुछ जबरदस्ती से, लेकिन जबरदस्ती से कुछ किया नहीं जा सकता। वो औषधि उगाई नहीं जाती, वो उगती है। तुम बताओ, उस औषधि को उगाना चाहते हो? इसमें समय लगेगा 1 महीने का। 1 महीना तुम्हें यहां रहना होगा। हम सींचेंगे, उस औषधि को लगाएंगे। बीमारी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पता लग जाएगा। वो जड़ी बूटी जब उगेगी वो सिर्फ तुम्हारी बीमारी के लिए होगी। मैं खुश था, लेकिन मैं जानना भी चाहता था ऐसी कौन सी औषधि है जो आप मुझसे पूछेंगे तक नहीं कि बीमारी क्या है, लेकिन वो देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और मुखिया ने तब मुझे बताया, वो औषधियां जब उगती हैं ना, अगर तुम्हारे खून से सींची गई औषधि का इस्तेमाल तुम करोगे तो बीमारी पूरी ठीक होगी, लेकिन उस औषधि को किसी और को दे दोगे तब उसकी वो बीमारी सिर्फ आधी ठीक होगी, लेकिन बाकी आधी ठीक करने के लिए उसे यहां पर आना होगा, अपने खून से औषधि को सिंचवाना होगा, तब वो ठीक होगा। अब बताओ, खून लगेगा तुम्हारा, औषधि तब निकलेगी। मैंने कहा, जी मैं तैयार हूं, लेकिन ऐसा कौन सा पौधा है जिसे खून से सींचा जाता है? मुखिया ने कहा, गांव के नियमों का पालन करना होगा। वो एक शापित जमीन है, उस जमीन पर पैर नहीं रखना है। जो करेंगे गांव के लोग करेंगे, तुम चुपचाप गांव में रहना, खाना पीना, लोगों की मदद करना, काम करना, लेकिन यहीं रहना। 1 महीने बाद तुम्हें पुड़िया मिलेगी, खाना, 1 दिन में तुम्हारी बीमारी खत्म और चुपचाप यहां से चले जाना। किसी को इसके बारे में बताना मत, बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ खास लोगों को। मैंने हामी भर दी और फिर मैं गांव में रहने लगा। पहले दिन मुखिया ने खुद मुझसे खून लिया था, और बहुत ज्यादा खून नहीं, 2 बूंद। एक छोटी सी कांच की शीशी में 2 बूंद खून लिया और फिर वो उसे लेकर चले गए। एक मोटा आदमी था जो मुझे एक वैद्य लग रहा। उसने अपनी दुकान बनाई हुई थी औषधियों की, लेकिन वह साधारण औषधियां थी, उन्हें देखकर मैं पहचान सकता था। लेकिन ये खून की शीशी लेकर वो कहां पर जाएगा, मैं जानना चाहता था, लेकिन मुझे सतर्क किया गया, जानने की कोशिश मत करना। और मैं जिस घर में रह रहा था उसकी दुकान के बिल्कुल पास वो घर था। मैं देख पाता था कब वो बाहर जाता है, कब वो दुकान पर रहता है। और वैसे तो वो ज्यादातर गांव के अंदर रहता था, लेकिन जब खून की शीशी मिली ना उसे, उसके दूसरे दिन वो गांव से बाहर गया, चलकर जाने लगा गांव से बाहर। उस पहाड़ी से उतरकर वो नीचे जा रहा, लेकिन तभी मुझे उस तरफ जाते हुए एक लड़की ने देख लिया। उस लड़की ने मुझे रोका, मत जाओ वहां पर, तुम फंसना चाहते हो, क्यों उस मुसीबत को अपने गले में डालना चाहते हो। उस लड़की का नाम रचना था। वो गांव में रहने वाली लड़की थी, ग्रेजुएशन कर चुकी थी शहर में, फिर भी यहां पर रहने के लिए आई। और मैंने पूछा, ऐसा क्यों, सुख सुविधा में रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उसने कहा, नहीं, कुदरत के बीच रहना ज्यादा अच्छा होता है। हम सुख चाहते हैं, लेकिन अगर छोटी चीजों में सुख मिलने लगे तो बड़ी चीजों की लालसा क्यों रखना। जो इंसान लालसा रखते हैं वो कभी खुश नहीं होते। जो मिल जाए उससे बड़ा चाहिए, फिर उससे बड़ा, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते।
वो लड़की मेरे साथ चलती चलती गांव तक आई थी और मैं जानना चाहता था ऐसी कौन सी जगह है और कैसी जड़ी बूटियां वहां पर लगती हैं जिसे खून चढ़ाना पड़ता है। तब रचना ने बताया, मेरी उम्र कम है इसीलिए मुझे इसके बारे में नहीं बताया जाता। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां पर एक खास जमीन है। वहां खून से सींची जाती है जड़ी बूटियां, और जिसके खून से वो जड़ी बूटियां सींची जाती हैं उसकी हर एक बीमारी को ठीक कर सकती हैं। और वो जमीन शापित है क्योंकि वहां पर एक स्वर्ण दानवी को दफनाया गया था। मैंने उससे पूछा, स्वर्ण दानवी? ये स्वर्ण दानवी क्या होती है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तरह की कोई राक्षसी होगी जिसने गांव में बहुत तबाही मचाई थी। बस इतना बताया जाता है कि वो बहुत बुरी थी और उसे वहां पर दफनाया गया। जलाने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर उसे जला दिया गया फिर दफनाने की क्या जरूरत थी? उसकी तो राख बची होगी, कहीं पर भी उसकी राख को नदी में बहाया जा सकता था या कहीं फेंका जा सकता था, लेकिन उसे दफनाया क्यों गया? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, तुम ऐसा करो, किसी बुजुर्ग से पूछो, वो तुम्हें जानकारी दे सकते हैं। लेकिन मुझे जितना पता है उस जमीन पर गांव वाले ही पैर रखते हैं, कोई बाहरी पैर नहीं रख सकता। कोई 70 साल से कम उम्र का वहां पर पैर नहीं रख सकता। वो जो वैद्य है ना, वही पैर रखते हैं। तुम वहां से दूर रहो, गांव वाले गुस्सा करेंगे, और वैसे भी वहां जाने के बाद भले ही तुम्हें कोई बीमारी हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी मौत तय हो जाएगी। श्रापित जमीन है, वो श्रापित समझ नहीं रहे? स्वर्ण दानवी। ये कहकर वो डरती डरती अपने घर की तरफ भाग गई थी, और मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, तो अपने घर में मैं वापिस आ गया। वापिस आने के बाद पूरी रात मैं इसके बारे में सोचता रहा था। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर एक दानवी को दफनाया गया है, वो भी जलाने से पहले। अगले दिन मैं गांव वालों से इसके बारे में जानना चाहता था। जैसा कि मुझे रचना ने बताया था, सिर्फ गांव के बूढ़े बुजुर्ग इसके बारे में जानते हैं, तो मैं बूढ़े बुजुर्गों से सवाल करने लगा। लेकिन वो हर बार सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि जैसे ही कोई और सवाल आए वो जवाब देते। उस जमीन से जुड़ा, औषधि से जुड़ा, जड़ी बूटी से जुड़ा कोई भी सवाल वो पूरी तरह से नकार देते। और जब मैंने एक बुजुर्ग के सामने कहा, ये स्वर्ण दानवी क्या होती है, उसने मेरी आंखों की तरफ देखा और मैं उसकी आंखों में खौफ देख पा रहा था। उन्होंने मुझे स्वर्ण दानवी के बारे में बताया, लेकिन सिर्फ उतना बताया जो मेरे काम का ना हो। स्वर्ण दानवी प्राचीन काल की एक ऐसी राक्षसी को कहा जाता है जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है, हजारों सालों की। अगर वो खुद को ना मारे तो वो कभी खत्म नहीं होती, और कहते हैं वो मरने के बाद दोबारा उठकर खड़ी हो जाती है अगर वो जिंदा होना चाहे तो। मैंने पूछा, ऐसी राक्षसी की कोई कहानी मैंने सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है आज के जमाने में अगर ऐसी कोई स्वर्ण राक्षसी कहीं पर हो, उसके बारे में बताया जाना चाहिए या छिपाया जाना चाहिए, जो उठकर दोबारा जिंदा हो सकती है? मैंने कहा, हाँ, वैसे सोचने वाली बात तो है। अगर वो मरी हुई है, हम कोई खतरा उठाना नहीं चाहते, तो हम चाहेंगे कि वो मरी रहे, उठे ना। लेकिन फिर उसे मारा कैसे जाता है? तब उस बुजुर्ग ने कहा, बातों पर ध्यान दो, उसे खुद नहीं मारा जा सकता। वो मरती है, वो मानती है कि अब उसके मरने का समय हो गया है, फिर उसकी लाश बनती है और उसकी लाश के साथ, नहीं, मुझे यह बताना नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने शब्दों को रोका और उसके बाद वो बुजुर्ग मुझ पर गुस्सा करने लगे। तुम सवाल बहुत ज्यादा पूछते हो, बीमारी ठीक करने आए हो, चुपचाप बीमारी ठीक करो और यहां से चले जाओ। उनका गुस्सा देखकर मुझे लगा मैं बड़ी परेशानी में ना फंस जाऊं। गांव वालों ने मुझे यहां से भगा दिया तो जिस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं आया हूं उसे कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। उस दिन भी बाकियों से बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन हर बार खुद को रोकता
ताकि उन्हें शक ना हो जाए। ऐसे 2-3 दिन मैं वहीं पर रहा और मुझसे दोबारा खून नहीं लिया गया। मुझे लगा एक बार तो मुझे देखना चाहिए वो जमीन कैसी है, वहां पर होता क्या है, और रात के वक्त अगर मैं छिपकर उस जमीन के करीब पहुंच जाऊं तो काम हो सकता है। लेकिन वहां तक कोई मुझे ले जाएगा नहीं, मुझे पीछा करना होगा। और उस मोटे वैद का पीछा मैंने 7 दिन बाद किया। मैं दुकान के आसपास रहता, रात को वो बाहर निकलता है या नहीं ये देखा करता था। लेकिन 7 दिन बाद वो निकला, गांव से दूर जाने लगा, उसी दिशा में जहां पिछली बार गया था। और मैंने आसपास महसूस किया कोई है तो नहीं। छिपते छिपाते घरों के पीछे से निकलते निकलते मैंने उस वैद का पीछा किया और वो गांव से लगभग 3 किलोमीटर बाहर गया था। एक पहाड़ी से नीचे उतरकर, ये एक ऐसी जगह थी जहां मुझे नहीं लगता था कोई आना जाना चाहेगा। ऊपर पेड़ लगे हुए थे और नीचे बिल्कुल सपाट जमीन, और चारों तरफ से कंटीली तारे, फट्टे, कांटे वाले पौधे लगाकर उस जगह को बंद किया गया था ताकि कोई वहां पर ना आ पाए। गंदगी को फेंका गया था ताकि बदबू आए और उस तरफ आने की कोई हिम्मत ना करे। और वो वैद भी बार बार पीछे मुड़कर देखता, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। इस जगह के बारे में वो सबसे छिपाना चाहते थे, लेकिन मैंने इस जगह को ढूंढ लिया। अब देखता हूं यहां पर कैसी औषधियां उगती हैं। जब मैं पेड़ के पास छिपकर देख रहा, उस वैद ने एक दरवाजा बनाया हुआ था लकड़ी का, कंटीली तारों के बीच से निकल कर जाने के लिए। वहां से वो निकला और बाहर मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया। नजर आ रहा था मुझे वो क्या कर रहा है। सिंचाई के लिए जमीन को बनाया गया था। वहां कोई घास नहीं उगी थी, कुछ नहीं उगा था, लेकिन एक छोटा पौधा उगा हुआ, बहुत छोटा सा था, होगा कोई 7 से 8 इंच का। वो वहां पर गया, उस पौधे को उसने छुआ, देखा, फिर उसने फूलों को वहां पर बिछा दिया जिसे वो लेकर आया हुआ था। एक दिया जलाया, पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रहा था, सिर्फ एक ही पौधे के साथ। फिर वो वापिस आया और वहां से निकल गया। मैं सोच रहा था जाऊं इसके अंदर, देखूं ये पौधा किसका है, क्या मुझे जानना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा खतरा मुझे क्यों उठाना चाहिए। तो मैं वापिस आ गया और फिर अगले दिन मैं पता लगाना चाहता था और मुझे लगा मैं थोड़ा बहुत उन्हें बताऊंगा तो किसी न किसी को लगेगा मुझे ज़्यादा जानकारी है, मुझसे बात करनी चाहिए। तो सबसे आसान काम था वैद से बात करना। उसे जड़ी बूटियों की बात करना पसंद होता होगा। यहाँ पर ज़्यादा वैद है ही नहीं, तो मुझसे बात करेगा, दिल हल्का होगा उसका। ऐसे मैं उससे कुछ उगलवा सकता हूँ। फिर मैं उस वैद के पास गया। मैंने कहा, जी वैसे उस बीमारी का इलाज तो आप कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी तो आप करते ही होंगे। उसने कहा, हाँ हाँ, उनका इलाज भी मैं करता हूँ। मैंने कहा, जी मुझे थोड़ी सी खांसी है, आप खांसी की दवाई दे सकते हैं। बार बार जब खांसी आती है तो मुझसे बात की नहीं जाती। उसने मुझे एक औषधि बना कर दी। 3-4 अलग अलग औषधियों के मिश्रण से खास तरह की दवाई थी वो। मुझे खाने को कहा, मैंने खाई और फिर कहा, वैसे गले में कुछ आराम तो मिल रहा है, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? सच में आप तो कमाल ही करते हैं। वो बीमारी ठीक करना, मुझे चलो उसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, आप भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या बाकी औषधियों के बारे में हम बात कर सकते हैं? उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं धीरे धीरे बातों को घुमाता गया। वो अंदर से सच में भरा पड़ा था बात करने के लिए कि कोई दवाई कैसे काम करती है। मैं वैसे भी कई औषधियों का इस्तेमाल कर चुका था अपने लीवर की बीमारी ठीक करने के लिए, तो मुझे इनके बारे में पता था ऐसी दवाइयाँ कहाँ से मिलती हैं। मैं उसे जानकारी देता गया। वो खुश था। फिर मैंने उसे घुमाकर ये कहा, जी आपको पता है उत्तराखंड में एक ऐसा गांव भी है, मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ आप किसी को बताएंगे तो नहीं? उसने कहा, नहीं बताऊंगा, बताओ। मैंने कहा, वहाँ पर ना मैंने एक ऐसी जगह देखी थी
जो उन्होंने बिल्कुल बंद करके रखी थी। सिंचाई करते थे वो पौधों की, और वो पौधा बड़ा अजीब था। अकेला बड़े खेत में लगा हुआ पौधा जिसकी पत्तियां लंबी लंबी थीं, और वो उस पौधे की पूजा करते थे। फिर उसकी पत्तियों को सुखाकर उसकी दवाई बनाते थे और उससे भी बड़ी बीमारियों को ठीक करते थे। मेरी ये बात सुनकर एक बार वो सोच में पड़ गया। फिर नीचे देखने लगा और कहने लगा, अच्छा फिर उससे कौन सी बीमारी ठीक होती थी? मैंने कहा, जी वो तो क्लेम करते थे हर बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन मैंने वो दवाई खाई थी, मेरी बीमारी तो ठीक नहीं हुई। वो वैद्य कहने लगा, ठीक होती भी कैसे? वो नकल करेंगे तो असली के बराबर थोड़े ना हो सकते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता। जो वो खास पौधा लगता है ऐसे नहीं लगता। अरे अरे, मुझे नहीं बताना चाहिए था ना। मैंने कहा, जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं भी आपसे खुफिया बातें करने वाला हूं। मैंने देश में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां देखी हैं, वो कहां पर मिलती हैं मैं आपको बता सकता हूं। आप भी दिल हल्का कीजिए। वो इधर उधर की बातें करने लगा था। उसके लिए वो बातें जरूरी थीं, मेरे लिए वो बातें जरूरी नहीं थी। फिर मैं आया उस खास टॉपिक पर। मैंने कहा, जी एक बात आपसे पूछूं? देखिए गुस्सा मत कीजिएगा, मैं स्वर्ण दानवी के बारे में जानना चाहता हूं। वो घबरा गया और फिर उसने जल्दी से जाकर दरवाजा बंद किया। फिर मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, हाँ तो बात करते हैं उसके बारे में। दरवाजा बंद किया ताकि कोई सुन ना ले। स्वर्ण दानवी प्राचीन काल की ऐसी राक्षसी, कहते हैं जिसे मारा नहीं जा सकता, और अगर मारा भी जाए वो अपनी मर्जी से मरती है और फिर वो उठकर खड़ी हो जाती है। यानी कि उसको जब जलाया जाए, दफनाया जाए, फिर दोबारा उठाया जाए, वो उठ जाती है, जिंदा हो जाती है। मैंने कहा, जी एक बात समझ में नहीं आती, अगर किसी को जला दिया गया, उसकी राख बन गई, फिर उस राख को दफनाने की क्या जरूरत है? उसने कहा, यही तो कमाल की बात है। जो स्वर्ण दानवी है उसका नाम स्वर्ण दानवी क्यों पड़ा है, क्या तुम्हें पता है? क्योंकि उसकी हड्डियां सोने की बनी हैं। उसका शरीर जल जाता है और सोने की बनी वो हड्डियां श्रापित हैं। अब उन हड्डियों को जितना जलाने की कोशिश करो, तुम जला नहीं पाओगे। उस सोने को तुम पिघला नहीं पाओगे, तो उन्हें दफनाना पड़ता है, क्योंकि डर रहता है वो दोबारा उठ सकती है। तो दफना दो ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। मैंने उसे कहा, तो मैंने वैसे इस गांव की कहानी सुनी है स्वर्ण दानवी की, तो यहां स्वर्ण दानवी थी। उसे अगर मारा गया तो दफनाया भी गया होगा। तब वो वैद्य कहने लगा था, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, तुम्हें नहीं पता। वो स्वर्ण दानवी का जो शरीर है ना, बड़ा ताकतवर होता है। उसके अंदर ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि वो शहरों को, देशों को खत्म कर सकती है। तो अगर वो मर भी चुकी है, उसके शरीर से वो ऊर्जा निकलती रहती है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो किसी भी तरह की बीमारी ठीक कर सकती है, जमीन जहां उसे दफनाया गया हो। अरे ये मुझे बताना नहीं था ना। वो बार बार खुद को रोकता और गलती से बता भी देता। मैंने उस वैद्य को कहा, देखिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझे ये बता सकते हैं। मुझे लगता है यहां स्वर्ण दानवी के शरीर को दफनाया गया है और यकीनन वो मिट्टी शापित हो गई। फिर उस मिट्टी पर ऐसी औषधियां लगती हैं जो बीमारियों को ठीक करती हैं। ये सच है ना इस गांव का? मैं जानता हूं, मैं पहले से जानता हूं। वैद्य कह रहा था, तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा, जी खून से सींचा जाने वाला वो पौधा जो बंजर जमीन पर लगता है, मुझे उसके बारे में भी पता है। फिर उस वैद्य ने कहा, बस 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 बस, और नहीं और नहीं और नहीं बता सकता। तुम गांव के नियमों का पालन करो और उस जगह जाने की कोशिश मत करना। अब तुम्हें इतना पता लग गया है तो इस राज को राज बनाए रखो। फिर मैं उस वैद्य से दूर आ गया। अपने घर में आकर मैं देखने लगा था, आखिर वो वैद्य जाता तो वहीं पर है। वो पौधा मेरी बीमारी का इलाज है, लेकिन वो मिट्टी शापित है और वहां पर स्वर्ण दानवी के शरीर को दफनाया गया है। हड्डियां, सोने की बनी हुई हड्डियां। गांव के जो लोग हैं अंधविश्वास पर यकीन करते हैं। क्या पता
वहां पर सोने की बनी हुई वो हड्डियां जो बहुत भारी होंगी, ये उसे श्राप से जोड़ते हैं। लेकिन अगर वो असली सोना है तो उसे बेचा जा सकता है, उससे कोई भी अमीर हो सकता है। अगर मैं बीमारी को हरा दूंगा तो उन हड्डियों का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? सोचता रहा मैं, और 1 महीने बाद उस वैद्य ने मेरे लिए वो पुड़िया बनाई थी और कहा था, ये तुम्हारे लिए 3 पुड़िया बनाई है, 1 पुड़िया खाना, बीमारी खत्म, बाकी 2 पुड़िया तुम अपने पास रख सकते हो। भविष्य में कभी कोई बीमारी हो, पुड़िया को खा लेना, लेकिन ऐसी बीमारी के लिए खाना जिसका इलाज तुम्हें कहीं से ना मिल रहा हो। ये पुड़िया उस बीमारी को खत्म कर देगी, चाहे जितनी भी बड़ी बीमारी हो। 3 पुड़िया दे रहा हूं, अपने लिए रखना, क्योंकि किसी और को दोगे तो उसका 50% ही कम होगा बीमारी का। और तुम्हें सच नहीं बताना है इस गांव का। अब तुम इस गांव से जा सकते हो। मैंने उस वैद्य को कहा, देखिए मुझे गांव पसंद बहुत ज्यादा आ गया है। बीमारी तो मेरी ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं इस गांव में ज्यादा समय बिताना चाहता हूं। ये खाना खाना चाहता हूं जो आप खाते हैं। आप में से किसी को बीमारी नहीं लगती। मैंने सुना है यहां पर कोई भी उस पुड़िया का इस्तेमाल नहीं करता। माना आप डरते हैं स्वर्ण दानवी के श्राप से, लेकिन फिर भी आप स्वस्थ हैं, आपको बीमारी नहीं लगती। तब वैद्य ने कहा, हाँ लगती हैं, फिर मैं बाकी औषधियां बना देता हूं, साधारण वाली। मैंने कहा, आप तो कमाल है। फिर उसने सबको कह दिया, इसे गांव अच्छा लगा है, ये गांव में रहना चाहता है। और असल में मैं उस जमीन की सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए मुझे 10 दिन चाहिए थे। मैं उस वक्त वहां पर जाऊंगा जब मुझे लगेगा रात के वक्त मेरा पीछा कोई नहीं करेगा। फिर मैं ये भी पता लगाऊंगा स्वर्ण दानवी का शरीर किस जगह दफनाया गया है। मैं मिट्टी में खोदूंगा, किसी को पता तो नहीं लग जाएगा। हो सकता है भविष्य में मुझे इसकी जरूरत पड़े तो मैं पता लगने नहीं दूंगा। मिट्टी को दोबारा वैसा बना दूंगा जहां पर वो पौधा लगा था। यकीनन उसके आसपास ही स्वर्ण दानवी की वो हड्डियां होंगी, सोने से बनी हड्डियां जो काफी महंगी हो सकती हैं। मैंने अच्छी तरह से कुछ दिन इंतजार किया और फिर महसूस किया रात के 1 बजे के बाद अपने घर से बाहर कोई नहीं निकलता और उस तरफ तो जाना कोई पसंद करता ही नहीं। रास्ता मुश्किल है। और जो वैद्य था उसे दिन के वक्त मैंने भांग के कुछ पकौड़े खिला दिए थे अपने हाथों से बनाकर। वो तो रात को उठने वाला नहीं, उस तरफ जाने वाला नहीं, तो मुझे खुद वहां पर जाना होगा। आराम से खोदूंगा, देखूंगा क्या सच में वहां पर हड्डियां निकलती हैं। अगर ऐसा हुआ मैं उस सोने को ना भी बेचूं, ये कहानियां सच हुई तो उन हड्डियों को जिस जमीन में दफनाया जाएगा वहां पर ऐसी औषधियों को उगाया जा सकता है। ये काम मैं कर सकता हूं। लालच आ गई थी मेरी आंखों में, लेकिन इससे मैं कमाल कर सकता था, लोगों की मदद कर सकता था। लेकिन सबसे पहले खुद की मदद होती। 2-3 पुड़ियों से क्या होगा? मैं अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए बचा कर रख सकता हूं ऐसी बीमारियों से। फिर 1 बजे मैं निकल पड़ा फावड़ा लेकर उसी तरफ। रास्ता मुश्किल था और वैसे भी मैं कोई लालटेन या कोई मशाल जला नहीं सकता था ताकि दूर से मुझे कोई देख ले। घुप अंधेरे में मैं आगे बढ़ते बढ़ते उस जगह पहुंच गया। चारों तरफ इतने घने पेड़ थे कि किसी को दूर से रोशनी नजर तो नहीं आती। और जैसे ही उस पेड़ के ऊपर चढ़कर मैंने अंदर छलांग लगाई, वो जो मिट्टी थी उसे सींचा गया था। ऐसा लग रहा जैसे अभी अभी आज के दिन ही से सींचा गया हो और ऐसे तैयार किया गया हो। बिल्कुल साफ वो जमीन थी और वहां पर कोई पौधा था ही नहीं। मुझे लगा ये जमीन चमत्कारी होगी, तो ऐसे महसूस होता है जैसे हमेशा सींची हुई है। फिर जहां पौधा लगा था मैं उस जगह फावड़ा लेकर खड्डा करने लगा। ढूंढना चाहता था मैं उन हड्डियों को, उस लाश को, स्वर्ण दानवी की लाश को। खोदता गया मैं, खोदता गया, लेकिन वहां पर मुझे कोई लाश नहीं मिली। कुछ और जगह पर भी मैंने खोदा था, लेकिन मुझे वहां कोई लाश नहीं मिल रही। लेकिन पूरी रात थी मेरे पास,
कैसे ढूंढूं, कैसे पता करूं? दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था। तब पीछे से रचना की आवाज आई थी, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। मैंने पता किया है, वो लाश बिल्कुल बीच में है। उसकी वो आवाज सुनकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मुझे लगा था मुझे यहां आते हुए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ये लड़की मेरे पीछे पीछे आ गई, मुझे मुसीबत में डाल सकती है। वो पेड़ पर चढ़ी मुझे कह रही थी, मुझे पता है जमीन के बिल्कुल बीचों बीच उस लाश को दफनाया जाता है, तो आसपास की जो 20 फुट की जमीन होती है ना, वो श्रापित हो जाती है। बिल्कुल बीच में खोदो। उसने मुझे एक क्लू दे दिया, लेकिन मैंने कहा किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। उसने कहा नहीं बताऊंगी। फिर मैं बिल्कुल बीच में खोदता गया और मैंने कहा तुम चली जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। वो वहां से चली गई। मैंने अच्छे से खोदा। मैंने बड़ा खड्डा खोदा था, 6 से 7 फुट गहरा। वहां कोई कंकाल नहीं था, कोई सोने की हड्डियां नहीं। फिर मैं हैरान, और उस खड्डे से बाहर आने के बाद मुझे गुस्सा था। रचना ने, मुझे लगता है, मुझे झूठ बोला है। एक जगह पर मुझे फंसा दिया है। 3 बजे का वक्त हो चुका है, अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। जैसे ही मैं वहां से निकलना चाहता था, मुझे रोशनी नजर आने लगी। मशाल लेकर गांव वाले आसपास खड़े मेरा ही इंतजार कर रहे थे और मैं घबरा गया। रचना ने सबको बता दिया, सबको बता दिया। अब मैं मुसीबत में फंस गया। शापित जमीन पर मैंने पैर रखा है, अब मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं। फिर गांव के मुखिया आगे आए और कहने लगे, तुम इस जगह पर क्यों आना चाहते थे? सच सच तुम्हें बताना होगा। मैंने कहा जी माफ कीजिए, मैं लोगों की भलाई करना चाहता था। मुझे लगा यहां पर आऊंगा तो सच का पता लगाऊंगा। ये जो स्वर्ण दानवी वाली कहानी है ये झूठी होगी, तो मुझे लगा कुछ और है, मैं बस वो ढूंढ रहा था। तब मुखिया ने कहा था, झूठ, पूरा झूठ। तुम यहां पर इसलिए आए थे ताकि तुम स्वर्ण दानवी के कंकाल को ढूंढ पाओ। सोने की हड्डियां, तुम्हें उसकी सोने की हड्डियां चाहिए थी। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा आपको किसने कहा? रचना ने कहा, मैंने कहा इन्हें। तुम उस कंकाल को ढूंढ रहे थे ना, बिल्कुल बीचों बीच। मैं फंस चुका था। फिर मुखिया ने मुझे जो कहा, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। मुखिया ने कहा, तुम खड्डा खोद चुके हो तो स्वर्ण दानवी के आगमन की तैयारी शुरू करनी होगी। मैंने कहा स्वर्ण दानवी? भीड़ में से हट्टे कट्टे लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मेरी बाजुओं को बांध दिया गया था और उस खड्डे में एक लकड़ी बीच में फंसाई गई। मुझे उस लकड़ी से बांधा गया और फिर सब तैयारी करने लगे। वहां पर बुरादा जलने वाली लकड़ी को लाया गया था, मेरे आसपास फेंका जा रहा था और मैं कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे आप जलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हें नहीं जलाएंगे, हम स्वर्ण दानवी को जलाएंगे। स्वर्ण दानवी जलेगी तभी तो उसकी सोने वाली हड्डियां निकलेंगी। सोने का वो कंकाल तुम्हारे अंदर से निकलेगा क्योंकि तुम्हारा चुनाव किया गया है। तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनानी चाहिए। मुझे लगता है समय आ गया है, आ जाओ सब, फिर से स्वर्ण दानवी की वो सच्ची कहानी सुनाने का समय आ गया है जिसे गुप्त रखा जाता है। कौन है स्वर्ण दानवी, कैसे आती है, और वो श्राप नहीं है बल्कि गांव वालों के लिए वरदान है जो हमारे गांव को मिला था। मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी गई थी। वो सामने उस कहानी को सुनाने लगे। बहुत पहले से ये जमीन शापित थी। किसी को नहीं पता ये जमीन क्यों शापित थी, लेकिन तब यहां पर एक राक्षसी प्रकट हुई थी। वो राक्षसी ने कहा था, मैं श्राप भी हूं, मैं वरदान भी हूं, मैं एक दानवी हूं और मुझे शरीर लाकर देते रहना। मुझे शरीर मिलता रहेगा तो मैं बार बार यहां पर आऊंगी।
गांव वालों का भला करने के लिए मैं उस शरीर में जाऊंगी और फिर तुम्हें मुझे जलाना होगा। जब तुम मुझे जला दोगे मैं उसके शरीर को मुक्त कर दूंगी और तुम्हें मेरा कंकाल मिलेगा, सोने का कंकाल, और वो भी मरने के बाद फिर से जिंदा होगा, लेकिन मेरे एक अलग रूप में। स्वर्ण दानवी सिर्फ एक ही नहीं है, वो हजारों है। जितनी बार कोई यहां पर आएगा, यहां पर लगे पौधे को सुखाने के बाद जब उस औषधि को उसे खिलाया जाएगा तो उसका चुनाव हो जाएगा। उसकी आधी बीमारी तो ठीक होगी, लेकिन उसके शरीर के अंदर बदलाव होंगे। उसकी हड्डियां सोने की बन जाएंगी। जब वो यहां पर होगा फिर उसे जलाकर वो सोने का कंकाल मिलेगा। तो इसे जलाना होगा और इसका शरीर फिर से जिंदा होगा इसी नाम से, लेकिन वो होगी स्वर्ण दानवी। इसके शरीर में खास काम करने के लिए जन्म होगा नए स्वर्ण दानवी का। मुझे जलाया जा रहा था। बुरादा सबसे पहले जला था। मेरा शरीर जला। मेरा शरीर इतनी बुरी तरह से जला कि वो दर्द के कारण मैं बेहोश हो गया था। फिर जले हुए उस शरीर से एक कंकाल निकला था। हड्डियां नहीं जली थी, पूरा का पूरा कंकाल सोने का था, जिसमें से उन हड्डियों को गांव वालों के बीच बांट दिया गया। ऐसे गांव वालों के पास सोना आता था। खड्डे को भर दिया गया क्योंकि मिट्टी श्रापित थी, और उस खड्डे से फिर मैं निकला था। मेरा नाम अजय है और मेरे शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं, लेकिन मैं वो अजय नहीं हूं। बिल्कुल वही शरीर, बिल्कुल वही बात करने का तरीका, बिल्कुल वही यादें, लेकिन कुछ ज्यादा भी। स्वर्ण दानवी का एक और रूप, और मैं इसे किसी को नहीं बताता। लेकिन मैं घर वापस आया था। सिर्फ एक दिन के लिए दुकान पर गया था। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं बची थी, लेकिन माँ बाप को मैंने दी थी वो एक एक पुड़िया जो उनकी भी बड़ी बीमारी को आधा खत्म कर सकती थी। और मैंने कहा था इसका इस्तेमाल तब करना जब कोई बहुत मुसीबत में हो। और मैं जानता हूं इसके बाद वो मेरे पास आएगा, इसीलिए ये सब कुछ छोड़कर मैं चल पड़ा हूं उसी गांव में रहने के लिए। मेरे माँ बाप ये पसंद नहीं कर रहे, लेकिन मैं उन्हें कह रहा हूं वहां पर मुझे अलग एहसास हुआ है, वहीं मैं रहना चाहता हूं संन्यास लेकर। वो गांव में कुछ अलग है। गांव वाले बिल्कुल मेरे जैसे हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। और मैं अब उसी गांव में आ चुका था, और हम सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। हम एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि खुद से बात कौन करता है। स्वर्ण दानवी एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक। पूरा का पूरा गांव स्वर्ण दानवी से ही तो बना है, और हम इंतजार कर रहे हैं कोई और भी आएगा उस औषधि को ढूंढने के लिए। फिर यहां उसकी बीमारी को भी ठीक किया जाएगा, और जो औषधि उसे दी जाएगी उससे वो सच जानना चाहेगा और पहुंच जाएगा उसे श्रापित कहें या वरदान वाली कहें, वही जमीन पर खुदाई करेगा, अपनी कब्र बनाएगा जहां से उसका नया रूप निकलेगा, और एक सुनहरी कंकाल स्वर्ण दानवी का सबको मिलेगा। मैं आपको भी बुलाता हूं। क्या आप भी किसी बीमारी से निजात पाना चाहते हैं? तो ढूंढिए इस गांव को। हो सकता है आपकी किस्मत काम कर जाए और आपको भी यहां आने का मौका मिले। तो बताइए, यहां आना चाहोगे?